नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की। योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी सावधानियों के साथ आर्थिक गतिविधियां तेज की जाएंगी। लोगों से कोविड के खिलाफ संघर्ष में जरा भी ढिलाई न बरतने की अपील की। प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना वायरस का टीका बनाने की योजना और तैयारियों की समीक्षा की। देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 59% से अधिक हुई और पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी लवलीन निगम के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों को अगले 5 महीने तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की। आज शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का इस साल नवंबर के अंत तक विस्तार कर दिया गया है। अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 3 महीनों में करीब 20 करोड़ गरीब लोगों के जनधन खातों में 31,000 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं। इसी तरह 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चलाए जा रहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज देश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे रोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले गरीब मजदूरों को बड़ा फायदा होगा। अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़कर के कहीं और जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कोरोना महामारी की वजह से मृत्यु दर पर नजर डाली जाए तो ये इस बात स्पष्ट हो जाती है कि अन्य देशों के मुकाबले भारत इस महामारी से निपटने में बड़ी मजबूत स्थिति में रहा है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि समय पर लॉकडाउन लागू करने के फैसले से कई जानें बचाई जा सकीं। श्री मोदी ने कहा कि जब से देश में अनलॉक 1 शुरू हुआ है, कुछ लोग अपने व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही बरत रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स, उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। प्रधानमंत्री ने कल्याण योजनाओं को सफल बनाने में किसानों और ईमानदार करदाताओं के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। 2 वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान और दूसरा, हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपने देश का अन्न भंडार भरा है, इसलिए आज गरीब का, श्रमिक का चूल्हा जल रहा है। आपने ईमानदारी से टैक्स भरा है। मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान, हर टैक्स पेयर का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में सरकार गरीबों और जरूरतमंद लोगों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए और कदम उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि अनलॉक 2 में सभी सावधानियों के साथ आर्थिक गतिविधियां तेज की जाएंगी।
आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्य करने और वोकल फॉर लोकल के प्रति अपने संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने लोगों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने, मास्क पहनने और 2 गज दूरी बनाए रखने के मंत्र पर कड़ाई से अमल करने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि देश लॉकडाउन को समाप्त करने के दूसरे दौर में प्रवेश कर रहा है और इन्हीं दिनों मानसून के कारण खांसी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियों का प्रकोप भी फैलता है। उन्होंने देशवासियों से इन बीमारियों से अपना बचाव करने का आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने के प्रधानमंत्री के फैसले की सराहना की है। श्री शाह ने देश के मेहनती किसानों और ईमानदार करदाताओं के प्रति भी आभार व्यक्त किया, क्योंकि इनकी मेहनत और समर्पण के कारण योजना का लाभ गरीबों तक पहुंच रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि इस योजना का विस्तार करने का फैसला श्री मोदी की करोड़ों गरीबों के कल्याण के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भारत जैसे विशाल देश में कोई भी भूखा नहीं सोया। श्री शाह ने इसका श्रेय प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता और योजना के सफल कार्यान्वयन को दिया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गरीब, वंचित और पीड़ित लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार करने की घोषणा को महत्वपूर्ण कदम बताया है। हर एक को 5 महीने में 25 किलो अनाज मुफ्त देना, इससे उसकी भूख में कभी नहीं रहेगा, ये निश्चित हुआ। उसके खाद्य की सुरक्षा की है और वो मुफ्त दे रहे। प्रधानमंत्री जी की आज की घोषणा ये गरीब कल्याण का उनके संकल्प को और आगे मजबूत करने वाला घोषणा है। पहले ही 1,70,000 करोड़ की घोषणा कर चुके हैं। उसके तरह लोगों को पैसे, गैस, खाद्यान्न मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के लिए टीका बनाने की तैयारियों और उसकी उपलब्धता की समीक्षा के लिए आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की विशाल जनसंख्या के लिए टीकाकरण और चिकित्सा आपूर्ति के प्रबंधन के साथ ही प्रक्रिया में शामिल विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और उनकी भूमिका पर ध्यान देना होगा। इस राष्ट्रीय प्रयास में निजी क्षेत्र और नागरिक समाज दोनों को अपनी भूमिका निभानी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय प्रयास की बुनियाद के तौर पर 4 मार्गदर्शक सिद्धांत दिए। उन्होंने कहा कि पहले सिद्धांत में कमजोर समूहों की पहचान करना और शुरुआती टीकाकरण को प्राथमिकता होनी चाहिए। इसमें डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, गैर चिकित्सा सेवाओं से जुड़े अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धा और आम जनता शामिल है। दूसरे सिद्धांत के तहत सभी के लिए टीकाकरण उपलब्ध हो। तीसरे सिद्धांत में प्रधानमंत्री ने कहा कि टीका किफायती और सभी जगह उपलब्ध होना जरूरी है। चौथे सिद्धांत में टीके के उत्पादन और टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया की निगरानी तय समय में की जानी चाहिए। श्री मोदी ने व्यापक रूप से उपलब्ध प्रौद्योगिकी विकल्पों का मूल्यांकन करने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया, जिससे सभी के लिए समयबद्ध तरीके से टीकाकरण का राष्ट्रीय प्रयास संभव हो सके। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि व्यापक टीकाकरण के लिए एक विस्तृत योजना तत्काल बनाने की आवश्यकता है। बैठक में टीके के विकास के लिए किए जा रहे वर्तमान प्रयासों की व्यापक समीक्षा की गई। इससे पहले औषधि महानियंत्रक ने हैदराबाद की एक कंपनी द्वारा तैयार कोविड के टीके का मानव परीक्षण करने की अनुमति दी है। निजी क्षेत्र की कंपनी ने इस टीके का विकास भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर किया है। लोगों पर इस टीके का परीक्षण 2 चरणों में होगा और ये अगले महीने शुरू होगा। कोवैक्सीन नाम का ये टीका अब तक किए गए परीक्षणों में सफल रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या मरीजों से 1,20,000 अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के कोविड-19 का प्रसार रोकने और इसके प्रबंधन के लिए किए गए प्रयासों से रोगियों के ठीक होने की दर तेजी से बढ़ रही है। 59% से ज्यादा हो गई है। 3,34,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कुल 13,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इस समय देश में 2,15,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड-19 की नैदानिक प्रयोगशालाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। 1,049 प्रयोगशालाएं कोविड की जांच कर रही हैं। इनमें 761 सरकारी क्षेत्र में और 288 निजी क्षेत्र में हैं। पिछले 24 घंटों में 2,10,000 नमूनों का परीक्षण किया गया। देश भर में अब तक 86 लाख से अधिक जांच की जा चुकी हैं। महाराष्ट्र में कोविड संक्रमण पर काबू पाने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये समाज के हर वर्ग में तेजी से फैल रहा है।
स्थानीय नागरिक, चिकित्साकर्मी, पुलिस और रक्षाकर्मी भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 67 पुलिसकर्मी वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। अब तक 59 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच राज्य सरकार ने रेलवे से आग्रह किया है कि वो केंद्र सरकार के कार्यालयों और प्रतिष्ठानों, उच्च न्यायालय तथा सरकारी बैंकों के कर्मचारियों को मुंबई की लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दें। वर्तमान में पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे यहां कुछ रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है, लेकिन मुंबई वासियों को इससे फायदा नहीं हो रहा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य सरकार के कार्यालय समय में परिवर्तन के लिए शर्तें और कार्यालयों प्रतिष्ठानों के प्रमुखों द्वारा जारी किए गए पास और इन कार्यालयों में दैनिक रूप से उपस्थित रहने वाले कर्मचारियों की संख्या के बारे में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को इन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किया जाएगा। इसके अलावा इन सभी कर्मचारियों को सामाजिक दूरियों के मानदंडों का पालन करना होगा। कार्यालयों में सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करना जरूरी होगा। इस बीच राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एक पत्र लिखा है, जिसमें विशेष रूप से मध्य पूर्व के देशों के लिए वंदे भारत मिशन के तहत अधिक उड़ानों का अनुरोध किया गया है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। बिहार में एक दिन में कोविड-19 के 394 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 9,618 हो गई है। राज्य में मरने वालों की संख्या 63 हो गई है। अब तक 7,374 रोगियों का उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 77% हो गई है। कोरोना से संक्रमित लोगों की सबसे अधिक संख्या पटना में 667 है, भागलपुर में 481, जबकि सिवान में 409 लोग कोरोना से पीड़ित हुए हैं। पीएमसीएच के 6 डॉक्टर और 1 नर्स की दोबारा जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। पटना के पालीगंज इलाके में एक शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 116 हो गई है। राज्य सरकार ने उस गाँव के सभी लोगों का कोरोना टेस्ट कराने का निर्देश दिया है जहां शादी संपन्न हुई थी। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतिदिन कोरोना जांच 10,000 से बढ़ाकर 15,000 करने का आदेश दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। तमिलनाडु में 3,943 लोगों में कोरोना लक्षण पाए जाने के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या 90,000 तक पहुंच गई है। राज्य में उच्च शिक्षा मंत्री केपी अनबालागन भी संक्रमित पाए गए। उन्हें चेन्नई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच चेन्नई कॉर्पोरेशन कोविड-19 के लिए बनाए गए कॉल सेंटर से लोगों की सहायता कर रहा है। केरल में कोविड-19 महामारी के मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है और आज 131 मामलों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में लगातार 12 दिन से रोजाना 100 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। इस समय 2,112 कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि केरल में कोरोना वायरस के सामुदायिक फैलाव की आशंका 10% से कम हो गई है। जम्मू कश्मीर में 2 लोगों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या 98 हो गई है। इस बीच संक्रमण के मामलों में तेजी देखी गई और अब कोरोना मरीजों की संख्या 7,093 हो गई है। राज्य में 4,316 रोगी स्वस्थ हुए हैं। मणिपुर में पिछले 24 घंटे में स्वस्थ होने के बाद 59 कोविड रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य में अब तक स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या 553 हो गई है और स्वस्थ होने की दर 44.81% पहुंच गई है। राज्य में प्रभावित लोगों की संख्या 1,234 पहुंच गई है। मेघालय में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 52 हो गई है। 42 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और 1 की मौत हो चुकी है। गुजरात में आईआईटी गांधीनगर के शोधार्थियों ने छाती के एक्सरे से कोविड-19 का पता लगाने का उपकरण विकसित किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये उपकरण दूर दराज के क्षेत्रों में उपयोगी हो सकता है और इससे स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना कोविड महामारी की जल्दी जांच की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित होने की संभावना है तो इस ऑनलाइन टूल के जरिए उसका पता चल सकता है, जिसका उपयोग मेडिकल टेस्ट से पहले त्वरित प्रारंभिक निदान के लिए किया जा सकता है। आईआईटी गांधीनगर के एसोसिएट प्रोफेसर कृष्ण प्रसाद मियापुरम के मार्गदर्शन में संस्थान के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के एमटेक के छात्र पुष्पाल सिंह यादव द्वारा यह टूल विकसित किया गया है। इस शोध के बारे में बात करते हुए प्रोफेसर मियापुरम ने कहा कि कोविड-19 के लिए सीमित परीक्षण सुविधाओं को देखते हुए एक्सरे का उपयोग करके त्वरित
विश्लेषण के लिए AI उपकरण विकसित करने की जरूरत थी। इन कठिन समय में जब कोविड-19 का निदान एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और सीमित अधिकृत परीक्षण सुविधाएं हैं, ऐसे में इस उपकरण का उपयोग एक बड़ी आबादी के लिए किया जा सकता है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला के अंतर्गत कोविड-19 महामारी की रोकथाम के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मनोरोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार ने लोगों को घरों में रहने, अपने परिवार के साथ समय बिताने तथा योगाभ्यास करने की सलाह दी है। जब भी कोई महामारी आती है तो इसका असर कुछ दिन तक रहता है और ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि ये वक्त निकल जाएगा। लेकिन ये कठिन वक्त होता है और इस कठिन वक्त के समय हम कैसे अपने आप को संभालें, कैसे परिवार को संभालें, ये शायद हमें समझने की जरूरत है। एम्स में ही संक्रामक रोग विभाग में रेजिडेंट डॉक्टर अन्विता अग्रवाल ने लोगों से लापरवाही न बरतने तथा अपने अपने घरों में रहने का आग्रह किया है। कोरोना वायरस may be invisible, but the number of people affected are very much visible, and the numbers are increasing from day to day. Don't be negligent. Please stay at home. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में रात 9:30 बजे से कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोहसिन वली चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता फोन नंबर 011-2331-4444 और 1800-115767 पर कॉल कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे। सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए। सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की। योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी सावधानियों के साथ आर्थिक गतिविधियां तेज की जाएंगी। लोगों से कोविड के खिलाफ संघर्ष में जरा भी ढिलाई नहीं बरतने की अपील की। प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना वायरस के लिए टीका बनाने की योजना और तैयारियों की समीक्षा की। देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 59% से अधिक हुई और पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी। भारत और चीन के बीच वार्ता का तीसरा दौर पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चुशुल सीमा चौकी पर जारी है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि दोनों देशों के कमांडर स्तर के सैन्य अधिकारी पूर्वी लद्दाख में सीमा के मसले पर तनाव कम करने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि चीन के ऐप पर प्रतिबंध लगाने के सरकारी फैसले से भारतीय स्टार्टअप कंपनियों को फायदा होगा और वे इनका बेहतर विकल्प लेकर आ सकेंगी। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया ये एक सही कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम की देश में सराहना हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फ्रांस के विदेश मंत्री जेन-यves ले ड्रियन से सुरक्षा और राजनीतिक महत्व पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देश स्वास्थ्य और विमानन क्षेत्र में कोविड से उत्पन्न चुनौतियों का मिलकर सामना करने को सहमत हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को समर्थन के लिए फ्रांस का आभार व्यक्त किया। गृह मंत्रालय ने कहा है कि गृह मंत्री के ट्विटर हैंडल से जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा रोके जाने से संबंधित कोई भी ट्वीट नहीं किया गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फिक्स्ड लाइन ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सेवा को रोके जाने वाला ट्वीट बिल्कुल फर्जी है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सैयद अली शाह गिलानी का इस्तीफा कश्मीर में अलगाववाद के विफल होने का संकेत है।
उन्होंने कहा कि गिलानी का इस्तीफा दर्शाता है कि अलगाववादी निराश हो चुके थे और उन्हें अपनी विफलता का एहसास हो रहा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार बार घुसपैठ कर राजौरी, पुंछ में आतंकवाद को बढ़ावा देने की लगातार कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में इस साल 128 आतंकवादियों का सफाया किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि बांस सेक्टर पूर्वोत्तर में आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रसार का बड़ा भागीदार होगा। उन्होंने कहा कि बांस सेक्टर न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे उपमहाद्वीप के लिए व्यापार का महत्वपूर्ण वाहक बनने की क्षमता रखता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि बांस न केवल कोविड संक्रमण के बाद भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल दृष्टिकोण को भी नई गति देगा। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने अपने मजबूत ई-ऑफिस नेटवर्क द्वारा महामारी के दौरान 100% कार्य उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री पाठ्यक्रम की वर्चुअल शुरुआत की। ये पाठ्यक्रम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा संचालित किया जा रहा है। डेटा साइंस आज के युग का सबसे तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है, जिसमें 2026 तक करीब 1 करोड़ 15 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होने की संभावना है। बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए लोग ऑनलाइन प्रणाली को तेजी से अपना रहे हैं। इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी दिलचस्पी ले रहे हैं। इस पाठ्यक्रम में 12वीं कक्षा पास कोई भी ऐसा विद्यार्थी जिसने 10वीं की परीक्षा अंग्रेजी और गणित विषय के साथ पास की हो, आवेदन कर सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि स्नातक परीक्षा पास लोग और कामकाजी पेशेवर लोग भी इसमें दाखिला ले सकते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए डिजिटल अंतर को कम करने का आह्वान किया है। एक ऑनलाइन पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जहां प्रौद्योगिकी नई संभावनाओं का मार्ग खोलती है, वहीं हमें इस बात का भी एहसास कराती है कि समाज में डिजिटल अंतर को कम करने की भी जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के कई भागों में अभिभावक डिजिटल उपकरणों को खरीदने की स्थिति में नहीं हैं, जो सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने निजी क्षेत्र से अनुरोध किया कि वह किफायती दामों पर ऐसे उपकरण उपलब्ध कराने का प्रयास करें। इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस्पात उद्योग राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक वेबिनार में उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। श्री प्रधान ने कहा कि देश में इस्पात के प्रति व्यक्ति खपत विश्व की औसत खपत के करीब 1/3 से अधिक है और इसमें बढ़ोतरी की अच्छी संभावना है। श्री प्रधान ने कहा कि इस्पात को उपयोग बढ़ाने के लिए एक कार्य समूह बनाया जाएगा, जो इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को नियमित निगरानी करेगा। वित्त अधिनियम 2019 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों से भारतीय स्टैंप अधिनियम 1899 में किए गए संशोधन कल से लागू हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने कारोबारी सुविधा और प्रतिभूतियों की स्टैंप ड्यूटी में एकरूपता लाने के लिए कानूनी और संस्थागत प्रणाली बनाई है। इससे राज्य प्रतिभूति बाजार में आसानी से किसी एक एजेंसी के जरिए स्टैंप ड्यूटी का संग्रह कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि स्टैंप ड्यूटी में केंद्र और राज्य की साझेदारी की प्रणाली भी इस कानून के जरिए विकसित की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो। महामारी से लड़ना है बहुत जरूरी, ज्यादा पास न जाना, रखो 2 गज दूरी। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हूल विद्रोह की जयंती के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि हूल दिवस झारखंड में ऐतिहासिक क्रांति का स्मरण करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि जिस साहस और पराक्रम के साथ सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो समेत तमाम वीर वीरांगनाओं ने क्रांति का नेतृत्व किया, उससे अंग्रेजी हुकूमत के पैर उखड़ गए। इसमें हजारों आदिवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने अन्याय के खिलाफ घुटने नहीं टेके।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज टिड्डी नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश से स्प्रे उपकरण के साथ एक हेलीकॉप्टर रवाना किया। ये हेलीकॉप्टर राजस्थान के बाड़मेर में उत्तरलाई वायु सेना स्टेशन पर तैनात रहेगा और बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर के रेगिस्तानी इलाकों में जाएगा। ये हेलीकॉप्टर एक बार में 250 लीटर कीटनाशक से 25 से 50 हेक्टेयर क्षेत्र में छिड़काव कर सकता है। टिड्डी नियंत्रण के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए नल के जरिए जल आपूर्ति करने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना हर घर जल की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने आज झांसी में 12 परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई जल जीवन मिशन हर घर जल का हिस्सा है। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अन्य मंत्री मौजूद थे। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। योजना के पहले चरण में बुंदेलखंड क्षेत्र के 3 जिलों में 2185 करोड़ की लागत से पेयजल घर घर तक पहुंचाने का काम शुरू होगा। इससे बुंदेलखंड के 3 जिलों महोबा, ललितपुर और झांसी की 770 ग्राम पंचायतों के लगभग 14 लाख लोगों को साफ पानी पीने को मिल सकेगा। इलाके के हर घर तक पेयजल पहुंचाने के लिए भूमिगत जल और जमीन के ऊपर मौजूद पानी दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस पहले चरण के काम के 2 साल में पूरा होने की उम्मीद है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड क्षेत्र को इस योजना के तहत प्राथमिकता दी है, क्योंकि ये इलाका सदियों से पेयजल के संकट से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से हर घर तक पेयजल पहुंचाना सुनिश्चित करने को कहा है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां भूमिगत जल में फ्लोराइड और आर्सेनिक की समस्या है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 46 अंक गिरकर 34,916 पर बंद हुआ। निफ्टी 10 अंक घटकर 10,302 पर आ गया। भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से युक्त माई गॉव कोरोना हेल्प डेस्क ने हाल में लंदन में प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप समिट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस्टिवल में 2 पुरस्कार जीते। इनमें से एक कॉग-एक्स 2020 सर्वोत्तम नव सृजन श्रेणी के अंतर्गत मिला है, जबकि दूसरा ओवरऑल विजेता श्रेणी के अंतर्गत पीपुल्स चॉइस कोविड-19 के लिए दिया गया है। नई उभरती टेक्नोलॉजी से संबंधित ये समारोह हर साल लंदन में आयोजित किए जाते हैं। भारत और बांग्लादेश ने बांग्लादेश में एलपीजी व्यवसाय के लिए आज बराबर की भागीदारी से संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये समझौता भारत बांग्लादेश संबंधों में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नए संयुक्त उद्यम से बांग्लादेश में सस्ती एलपीजी की आपूर्ति में मदद मिलेगी। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। देश भर में मानसून सक्रिय है, जिसके कारण अधिकांश जगहों पर बादल बने हुए हैं। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछार होने की भी संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, बारिश भी हो सकती है। तापमान रहेगा 26 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच। दक्षिण में चेन्नई की ओर चलें तो आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, 1-2 बार बारिश होने या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। तापमान 27 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पटना में हल्की बारिश की संभावना है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान साफ रहेगा, लेकिन आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा, तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की। योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, सभी सावधानियों के साथ आर्थिक गतिविधियां तेज की जाएंगी। लोगों ने कोविड के खिलाफ संघर्ष में जरा भी ढिलाई न बरतने की अपील की। प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना वायरस के लिए टीका बनाने की योजना और तैयारियों की समीक्षा की। देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 59% से अधिक हुई। और पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।